आइए आज हम भारत के इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 17वीं शताब्दी में वापस जाते हैं। मुगल वंश का 5वां सम्राट बादशाह शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का दौर का गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी दौर में मुगल साम्राज्य अपने गौरव के शिखर पर जा पहुंचा। साल 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। उनकी नई राजधानी को शाहजहांबाद नाम दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। ये शानदार किला दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। एक समय था जब यमुना नदी के पानी किले के चारों ओर की खाई में जाता था। अष्टकोणीय आकार का लाल किला अंग्रेजों के सत्ता में आने से पहले लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की गद्दी बना रहा। यह ऐतिहासिक लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मुगल काल में इसे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा से शासन करने के बाद तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहां 1618 में लाल किले की नींव रखी गई। यमुना नदी के तट पर निर्मित इस किले का निर्माण 1638 ईस्वी में शुरू करवाया था और 1648 ईस्वी तक चला। कुल मिलाकर इसके निर्माण में करीबन 10 साल लगे। ये शानदार किला परिसर 125 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें लगभग 3 किलोमीटर लंबी हैं और एक खाई से सुरक्षित हैं। नदी के किनारे की दीवारें 18 मीटर ऊंची हैं, जबकि शहर की तरफ की दीवारें 33 मीटर ऊंची हैं। यमुना नदी का जल इस किले के चारों तरफ स्थित खाई को भरता था। इस किले के अंदर की सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि लाल किला लाल नहीं, कभी एक सफेद किला हुआ करता था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार लाल किले में इमारत के निर्माण के दौरान कई हिस्से चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका रंग पहले सफेद था। समय के साथ किला की दीवारों पर लगा चूना पत्थर गिरने लगा, तो अंग्रेज शासन के दौरान इस किले को लाल रंग का करवा दिया गया, जिसकी वजह से इसे लाल किले के नाम से जाना जाता है। इस किले में करीब 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहे। एक समय था जब सम्राट और उनके परिवार के साथ हजारों लोग मुगलों के इस राजधानी किले में रहते थे। लगभग 400 साल पुरानी इस किला कभी कोहिनूर हीरे की चमक से रोशन हुआ करता था और कभी खून से रंगी गई थी इसकी दीवारें। वो भी एक समय था जब कभी कभी इस किले के अंदर से सूफी संगीत गूंजता रहता था और कभी कभी इस किले की दीवारें युद्ध की हुंकार से कांपते थे। इस किले ने कई राजाओं का शासन देखा है, मुगलों का शान और शौकत देखा है। आज हम इस किले में जाएंगे और इस किले के अंदर मौजूद ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती देखेंगे। आज हम इस किले के अंदर आज भी गूंजने वाले बीते हुए अतीत की आवाज को महसूस करेंगे। साथ ही इस अद्भुत किले की कई अनकही और सच्ची कहानियों के बारे में विस्तार से सुनेंगे। लाहौरी गेट से लाल किले के अंदर जाने के लिए आपको इसी बाजार से गुजरना होगा। मुगलों के दौर में इस बाजार को छत्ता बाजार कहलाता था। आज इससे मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों का समय छत्ता बाजार का इस्तेमाल किले में रहने वाली महिलाओं के लिए एक बाजार के रूप में होता था, जो एक समय शाही बाजार हुआ करता था। शाही परिवार की महिलाएं यहाँ पर खरीदारी करने और घूमने के लिए आती थी। इसके अंदर बहुत सी दुकानें थी, जिनमें गहने, कीमती पत्थर, कपड़े इत्यादि बेचे जाते थे। इस बाजार में दरबारी जौहरी, लघु चित्र बनाने वाले चित्रकार, कालीनों के निर्माता, रेशम के बुनकर और विशेष प्रकार के दस्तकारों के परिवार रहा करते थे। बाजार में कई दुकानें हैं जहां देश के अलग अलग हिस्सों के हस्तशिल्प और वस्त्र बेची जाती हैं। जाहिर सी बात है कि अब ये जगह इतनी खूबसूरत तो नहीं होगी जितने उस समय रही होगी, पर अभी भी यहाँ पर दुकानें हैं जिनमें गहने, सजावट का सामान और ऐसी कई छोटी मोटी चीजें बेची जाती हैं। ये दुकानें प्राचीन समय का यादगारों को कायम रखता है।
छत्ता बाजार से नक्कार खाना या नौबत खाना की ओर जाया जाता था। नौबत खाना, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, एक ऐसा जगह थे जहां पर मुगलों के समय दिन में 5 बार संगीत बजा करता था। यहाँ पर बड़े बड़े संगीतकार शाही परिवार और मेहमानों का मनोरंजन करते थे। ये 2 मंजिली इमारत सम्राट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आगमन की घोषणा करने के लिए नगाड़ा बजाने वाले कक्ष के रूप में कार्य करती थी। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट के जन्मदिन एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर यह कक्ष पूरे दिन संगीत से गूंजता रहता था। यहीं पर संगीतकार शाही लोगों के लिए बजाते थे और राजकुमारियों और अन्य शाही सदस्यों के आगमन की घोषणा करते थे। ये किसी मेहमान के महल में प्रवेश का संकेत भी देता था। ये लाल पत्थर से बनी 2 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पर दिन में 5 बार ढोल नगाड़े बजते थे, जो बदलते पहर का ऐलान करते थे। खास मौकों पर तो दिन भर इन्हें बजाया जाता था। किले भीतर का प्रवेश इस नक्कार खाने के जरिए होता था। आप वीडियो में जो देख रहे हैं वो नौबत खाने के पीछे की साइड के खूबसूरत नजारे का दृश्य है। नौबत खाना से हम सीधा चलते हैं दीवान-ए-आम की ओर। दीवान-ए-आम वो जगह है जहां पर शाहजहां की अदालत लगा करती थी। यहां आम जनता से रूबरू होकर बादशाह कई अहम फैसले लिया करते थे। उनके समस्याओं को सुनते थे और उन्हें हल भी करते थे। इसमें बादशाह के साथ उनके मंत्रियों का समूह मिलकर जनता के दुख दर्द दूर किया करते थे। दीवान-ए-आम 3 तरफ से खुला हुआ है, जिसके चारों तरफ सुंदर बगीचा है। बड़ी तरतीब से बने हुए मेहराब, संगमरमर पर खूबसूरत नक्काशी और रंग बिरंगे पत्थर इस हॉल की खूबसूरती बढ़ाते हैं। इस जगह में लाल बलुआ पत्थर से बने 60 खंभे हैं, जो एक सपाट छत का सपोर्ट करते हैं। हॉल के बीचों बीच एक संगमरमर का बना हुआ छतरी नुमा चबूतरा है, जहां पर बादशाह बैठा करता था। इसी सिंहासन पर बैठकर शाहजहां दरबार लगाया करता था। इस पर पच्चीकारी का काम किया गया है और फूल, पत्तियों और पक्षियों के चित्रों से इसे सजाया गया है। इस अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना था। ये राजा सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही था, जिसे तख्त-ए-शाही कहा जाता है। सिंहासन के पीछे की ओर संगमरमर की एक छतरी है। इस छतरी के छत में खूबसूरत पत्थरों की नक्काशी है। सिंहासन के पीछे की दीवार तथा स्वयं सिंहासन रूपांकनों से अलंकृत हैं, जो मुगल सम्राट को एक दैवीय सम्राट के रूप में स्थापित करते हैं। इस राज सिंहासन को 1648 में बनवाया गया था। सिंहासन को अब एक ग्लास बॉक्स में रखा गया है, इसलिए इसे चारों तरफ से घूमकर देखा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा करने के दौरान सिंहासन को नुकसान पहुंचाया था और छतरी को उखाड़कर लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय में ले गए थे। मगर बाद में लॉर्ड कर्जन के आग्रह पर वर्ष 1903 में इसे वापस लाकर सिंहासन के ऊपर लगा दिया गया। ये है दीवान-ए-खास। जैसा कि नाम से पता चलता है, दीवान-ए-खास खास लोगों से मिलने का कक्ष था। यहाँ पर केवल शाही परिवार के चुनिंदा सदस्यों, कुलीनों और गणमान्य व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति थी। यह वो स्थान था जहां मुगल सम्राट शाहजहां ने दरबारियों और राजकीय अतिथियों का स्वागत किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं होती थी। दीवान-ए-खास इस परिसर की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। इसके अलंकृत आंतरिक भाग में चांदी और सोने से मढ़ी और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई छत अद्वितीय है। नाजुक फूलदार जड़ाई के काम वाले संगमरमर के स्तंभ इस संरचना की आभा में 4 चांद लगा देते हैं। दीवान-ए-खास के बीच में एक नहर बहती थी, जिसको नहर-ए-बहिश्तो कहा जाता है, जिसमें फव्वारे उठते थे। कहा जाता है कि दीवान-ए-खास में प्रसिद्ध रत्नों वाला सिंहासन तख्त-ए-ताउज या मयूर सिंहासन रखा था। ये सिंहासन सोने से बना था और उस पर बेहद कीमती पत्थर लगे हुए थे।
इस मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी के आक्रमण के दौरान नादिर शाह ने अपने साथ ले गया था। रत्नों से जड़े इस सिंहासन को कोई और नहीं बल्कि बेशकीमती कोहिनूर हीरे से सजाया गया था। आज कोहिनूर हीरा कई देश का सफर करते हुए कई राजा महाराजाओं के हाथों से होते हुए इंग्लैंड में ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जो मूल रूप से लाल किले का इस दीवान-ए-खास में शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था। इसके उत्तरी और दक्षिणी दीवारों के कोने की मेहराबों के ऊपर अमीर खुसरो की यह मशहूर नज्म लिखी है, जो इसकी अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करती है। अगर फिरदौस बर रूए जमीन अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। अमीर खुसरो के लिखे हुए इस शेर का मतलब है कि अगर इस धरती पर कहीं जन्नत मौजूद है तो वो यही है, यही है, यही है। साल 1752 में जब मुगल पूरी तरह से टूट चुके थे, एक संधि की गई जिसके तहत दिल्ली की राजगद्दी संभालने की जिम्मेदारी मराठों को दिया गया। 1760 में मराठों ने दीवान-ए-खास की चांदी की परतें निकलवाकर पिघला दी और इसे बेचकर पैसे इकट्ठे किए। इन पैसों से मराठों ने अहमद शाह दुर्रानी की सेना से युद्ध किया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद यह महल पूरी तरह से लूट लिया गया था। सिंहासन, कालीन और अन्य सामान गायब हो गए। दीवान-ए-खास में कई दुखद घटनाएं हुई जिसने इतिहास बदल दिया, जैसे 1739 में ईरानी हमलावर नादिर शाह ने इस इमारत की छत से सारे सोना लूट लिया और मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा ये सब अपने साथ ले गया। यह वही जगह है जहां पर जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर ब्रिटिश सरकार से विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलने के लिए लाया गया था। मुकदमा के बाद बहादुर शाह जफर को उम्र कैद की सजा दी गई थी। इस किले पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इस दीवान-ए-खास को मिलिट्री अफसरों की कैंटीन के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने इस इमारत की दीवारों पर पेंट भी किया, जिसे बाद में हटा दिया गया। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब इस इमारत की छत पर असली सोना रहा होगा तो इसकी भव्यता क्या रहती होगी। इसे देखते ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदियों पहले मुगलों की समय यह इमारत कितनी खूबसूरत और शानदार रही होगी। अब तो यहां जो है वो बस कुछ बचा खुचा ही है। दोस्तों, लाल किले के अंदर और भी सदियों पुरानी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि मुमताज महल, खास महल, रंग महल, जफर महल, हिरा महल, मोती मस्जिद, शाही बुर्ज, नहर-ए-बेहिश्त, सावन और भादो पवेलियन आदि। इन सभी संरचनाओं को हमें बताने के लिए कई आश्चर्यजनक कहानियां होंगी जो इतिहास के पन्नों में सदियों से छिपे हुए हैं, जिसके बारे में आने वाले एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे। एक समय था जब इस जगह की घटनाओं ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। आज इस धरती और यहाँ का ये बची हुई इमारतें पिछली कई सदियों से अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समय की ताकत से लड़ रही हैं। ये इमारतें आज भी भारत में मुगल साम्राज्य की दौर की स्मृतियों की साक्षी बनकर खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाल किला का अगले एपिसोड के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।